वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे तफसील से जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। अब एक दो दिन बहुत कशीदगी रही ज़मान पाक पे, जब पुलिस ने दाखिल होने की कोशिश की इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के हवाले से, और वहाँ जो कारकुनान मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जो तसादुम रहा, एक बहुत हम कह सकते हैं कि टेंस सूरत हाल थी। मगर गुज़िश्ता रात से लग रहा है कि कुछ अब सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोई कोशिश की जा रही है। एक तरफ पुलिस भी पीछे हटी, फिर हुकूमत से भी बयान आया। राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू में कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी तकरीर जो सेनेट में की उसमें कहा हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब की तरफ से भी ऑफ़र आया कि वो बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, बताएं कि किस इशू पर बात करनी है। आज असद उमर साहब ने भी, आपने सुना, उस बात को दोहराया कि एक सिर्फ वेग ऑफर मत करें, हमें तफसीलात भी बताएं। और इसके बाद आज कोर्ट से भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। वैसे तो उनके जो कानूनी चैलेंजेस हैं वो भी बदस्तूर मौजूद हैं, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल भी किया गया, और ये भी कहा गया कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। मगर दूसरी तरफ से अब इमरान खान साहब ने भी ये यकीन दहानी दी है कि वो कोर्ट में पेश होंगे। इस वक्त भी आज भी वो कोर्ट गए हैं अपने एक हियरिंग के हवाले से, और इस सारे मामले के हवाले से कोर्ट्स का अब लग रहा है कि प्रोसेस जो है वो ज़रा ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं, स्मूथली चल पाएगा, क्योंकि कोर्ट्स भी, हुकूमत की तरफ से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और वो भी अब हामी भर चुके हैं कि वो कचहरी में भी पेश होंगे, जहां वो पहले कहते रहे थे कि उनके लिए जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो शायद ऐसी है कि वहां उनके लिए आना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ अब आज मरियम नवाज साहिबा ने भी थोड़ा अर्सा पहले एक मीडिया टॉक की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत जो थी वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर, और उनके पास ये मुमकिन भी था उनके लिए, मगर वो नहीं चाहते थे कि जो मासूम कारकुनान हैं पाकिस्तान ज़मान पाक में मौजूद, उनमें से किसी की जान जाए, क्योंकि एक वाक़या पहले भी पेश आ चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद भी की जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तसादुम के दौरान जिस तरह की उनकी तस्वीर या वीडियो सामने आई हैं पेट्रोल बम बनाते हुए, कुछ ऐसे लोग जो कहा जा रहा है कि कलदम तंजीमों के साथ थे। और उन्होंने एक ये भी बात की कि क्या पार्टी को अब बैन करना चाहिए। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। ज़ैगम खान साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासी अमूर पे, और इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी आमिर साहब, सर, आज ऑब्वियसली लग रहा है कि कुछ टेम्परेचर्स कम हुए हैं दोनों साइड्स जो है उनका, जो इसको हम कह सकते हैं ना कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी या जिस किस्म की बयानबाजी की जा रही थी उसमें भी कुछ तलखी कम हुई है, कुछ हमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है। सर, आप इत्तेफाक करेंगे? मेरे ख्याल में मैं नहीं करूंगा, अगर आप बुरा ना माने। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम लोग उलझे हुए हैं लम्हे में, उस दिन में। हम अगर बड़ा पस मंजर देखें, जो सियासी मंजरनामे पे अगर आप नजर दौड़ाएं, तो पता ही चलता है कि जी जो तजादात हैं आपकी रियासत के और आपकी सियासत के, वो हमारी हुकूमत अशराफिया जो है हल करने में नाकाम है। बुनियादी सवालों पे इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। जो चीजें, मतलब है, जो भी हम बात कर रहे थे, बैकग्राउंडर ज़ैगम साहब भी कह रहे थे इंतखाबात के हवाले से, जो चीजें कहते हैं ना कि आपकी आईनी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि पसो पेश हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है या जो हमारी सब इदारे हैं वो कहते हैं कि रोड मैप देना कि जी मुल्क को माशी क्राइसिस से कैसे निकालेंगे, जो सियासी बुरहान है उससे कैसे निकालेंगे, इस पर हमारे यहाँ गुफ्तगू नहीं हो रही है। और बदकिस्मती ये है कि एक बुरहान जो है वो दूसरे बुरहान को मजबूत कर रहा है। माशी बुरहान सियासी बुरहान पैदा कर रहा है, और सियासी बुरहान की वजह से आपकी मईशत सही नहीं हो रही है।
लेकिन जब तक आप अपनी सियासत सही नहीं करेंगे हमारी मैशत ठीक नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की जो पोस्चरिंग है कि ठीक है अदालत ने इमरान को रिलीफ दे दिया, इमरान ने कहा मैं बात करूंगा, या फिर एक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात आई, लेकिन अभी अगर आप देखें कि जो मरियम साहिबा की गुफ्तगू है उसमें आपको एक तो गुस्सा नजर आएगा, उसमें आपको मुबालगा आराई नजर आएगी, और उसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि सियासी शऊर की कमी नजर आएगी। लगता है कि उन्हें तारीख का शऊर नहीं है। वो भी कहती है कि जी पार्टी, ये कहते हैं ना कि पार्टी पे पाबंदी लगा दें तहरीक इंसाफ पे। भाई आपको अगर जमहूरी तहरीकों का पता हो, एमआरडी की तहरीक आपने देखी, उस वक्त जो आपके वालिद थे वो कहते हैं ना सफों के दूसरी तरफ खड़े हुए थे, बेंच की दूसरी तरफ खड़े हुए थे, तो जाहिर है कि अगर स्टेट ऑपरेशन होता है तो मज़ाहमत भी होती है। और अगर मतलब है कि डंडा बरदार पुलिस आती है, आंसू गैस के साथ आती है, तो नौजवान जो पत्थर भी मारा करते हैं। तो हम भी तालिब इल्मी के जमाने में थोड़ा फेंक दिया करते थे एक आध पत्थर, और भी बहुत सारे लोग थे। तो मतलब ये नहीं होता कि दहशतगर्द हो गए वो लोग। तो अपने आईनी हकूक के लिए, जमहूरी हकूक के लिए लड़ना होता है, वो एक मेरे ख्याल में जमहूरी माशरे का एक बड़ी जरूरत है उसकी। जी सही जी। ज़ैगम खान साहब, सर आपने सुना आमिर साहब की बात, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, बट सर ऑब्वियसली PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी एक बहुत अहम मेंबर है, वो इस वक्त वजीर आजम है। आप किसकी बात को ज्यादा अहमियत देंगे अगर हम आमिर ज़िया साहब की बात को सामने रखें कि जी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मेन फॉल्ट लाइंस हैं वो वहीं की वहीं मौजूद हैं और तसादुम अभी भी उसी तरह जारी है जैसे पहले है, तो आप किसकी बात को सर ज्यादा अहमियत देंगे? मैं आमिर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो हमारी डिसफंक्शनैलिटी है पॉलिटिक्स की वो मौजूद है, और उसके साथ हमारी गवर्नेंस की भी एक डिसफंक्शनैलिटी डेवलप हो गई है, और मईशत की भी एक डिसफंक्शनैलिटी डेवलप हुई है। इस वक्त 2 दिन जो जमान पार्क इर्द गिर्द हुआ, उसमें रियासत की जो रुसवाई हुई उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तरह का काम आपने उन तंजीमों के हाथों होते हुए तो देखा जो छोटी छोटी तंजीमें, इंतहा पसंद तंजीमें, मजहबी तंजीमें, शिद्दत पसंद तंजीमें। इससे पहले कब ऐसा हुआ था कि एक सियासी रहनुमा को गिरफ्तार करते हुए इतनी बड़ी रेजिस्टेंस हुई हो, इस तरह का वायलेंस यूज हुआ हो, पुलिस वालों की मार पिटाई हुई हो, हड्डियां टूटी हो उनकी, और इतना इमलाक का नुकसान हुआ। दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। सियासतदानों पर पाकिस्तान में जो केस बनते हैं वो सियासी ही बनते हैं। 1948 से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही केसेस बन रहे हैं, लेकिन सियासतदान और बड़े सियासतदान और बड़ी जमातों के सियासतदान वो हमेशा रियासत के सामने सबमिट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रियासत बहुत अहम है, और वो जो भी रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं वो रिलीफ कानूनी और आईनी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने जो कुछ कहा उस पर जो 10 सफ़े का सेशन कोर्ट का फैसला है वो बहुत बड़ा आई ओपनर है, और उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट्स में कमेंट आए हैं आप उनको देख लीजिए। हालांकि सब कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो बड़ी सॉफ्ट है इमरान खान की तरफ, और बिल्कुल आपको लगता है कि सॉफ्ट है। उसके बावजूद उन्होंने इस वाक़े पर जो कमेंट किया है लाहौर की हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में, लाहौर की सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट का तो पूरा हुक्मनामा है, उसको पढ़कर देख लीजिए कि इमरान खान ने किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ना सिर्फ फ्लाउट किया है बल्कि ऑब्स्ट्रक्ट किया है और वायलेंस यूज किया है। दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। इससे तो हम डिसफंक्शनैलिटी की एक तरफ आगे चले गए हैं, और कोर्ट्स ने जो कुछ किया है कि बहुत दिनों से पाकिस्तानी कोर्ट्स जो है वो मसालिहती अदालतें बनी हुई हैं, तो उन्होंने वो काम किया जो कोर्ट्स का काम नहीं है, जो एक पंचायत का काम होता है, वो पंचायती अंदाज में आगे चल रही है। शायद वजह यह है कि हम पहले ही इतनी डिसफंक्शनैलिटी में, उनके पास शायद इसके अलावा कोई रास्ता ही ना हो। ठीक सर जी। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें आमिर ज़िया साहब से और ज़ैगम खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है, उसके अंदर जिस किस्म की पिछले दिनों में हमने कशीदगी भी देखी। आमिर साहब, आप दोनों मतलब के इत्तेफाक करें ऑन द फैक्ट कि सिचुएशन अभी भी एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट पर है, तो सर अब इसके अंदर इलेक्शंस के हवाले से अब आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि इलेक्शंस
जिस तरह तारीख आई है वो हो जाएंगे। अब पीडीएम की तरफ से भी अगर खास तौर पे जो पीएमएलएन के मिनिस्टर्स हैं जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए मुश्किल होगा, मगर दूसरी तरफ से जो यास्मीन राशिद साहिबा की भी एक ऑडियो लीक हुई है तो वो उसमें भी ये कहती हुई पाई जा रही है कि हम इलेक्शंस शायद डिले हो जाए और हम भी यही चाहते थे। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, आपसे पूछ रही हूँ। जी, मैं ये अर्ज करूंगा, देखें एक तो ये बात है कि ये सवाल है, बुनियादी सवाल कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। इस मुल्क में इस वक्त कोई भी चीज यकीनी नहीं है। मतलब असूली तौर पे होने चाहिए। आगे बढ़ने का किसी, आप नून लीग के किसी समझदार आदमी से बात करें वो भी यही कहेगा कि इंतखाबात वाहिद रास्ता है। सबको पता है कि हमारी मईशत का पहिया इसलिए रुका हुआ है कि बड़े फैसले नहीं हो पा रहे, कि अदम इस्तेकाम है, और लोग जो है निगोशिएट करना चाहेंगे उस हुकूमत के साथ जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो। हत्ता कि मैंने कुछ बैकग्राउंड मतलब गुफ्तगू हुई हमारी बात डिप्लोमेट से दोस्त ममालिक के, उनका ये कहना है कि जी हमें अगर मतलब अपनी सफारती ताल्लुकात में नई डायमेंशन लेकर आनी है, बढ़ाना है, फैलाना है, तो भी मतलब वो इस वक्त वेट एंड सी के मूड में है। ये चीजें बड़ा मतलब है, इस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर है, और इस सूरत हाल की वजह से रियासत जो है उसके बहुत सारे फंक्शन, जिसका भी ये इशारा कर रहे थे ज़ैगम साहब भी, कि डिसफंक्शनैलिटी है वो आपको हर जगह पे नजर आ रही है। और जितना आप इस चीज को तवील करेंगे, जो गैर यकीनी सूरत हाल है कि जी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, आमिर साहब ये तो हम मेरे ख्याल में हम जितने लोग गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये तो हम सारे इत्तेफाक करते होंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए। ज़ैगम साहब आप से अगर पूछें सर कि ये बात तो नहीं है कि कोई भी इत्तेफाक नहीं करेगा कि इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं, मगर हमें एक नजर आ रही है, एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो हो सकते हैं कि नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दैट क्वेश्चन और दैट इशू कि क्या वो वक्त पे हो पाएंगे, क्या वो होंगे। आरिफा साहिबा, एक तरफ तो आइन की रिक्वायरमेंट है जो बहुत ही वाज़ेह है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हालात का भी तकाजा है। इस वक्त जबकि महंगाई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 45% पर है, तो इस वक्त ढक्कन बंद करके स्टीम को जमा करना खतरनाक हो सकता है। तो जमहूरी अमल की कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ ये चीज़ है, तो दूसरी तरफ हमें नजरिया ज़रूरत का जो क्राउड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो नजरिया ज़रूरत का क्राउड, बहुत अफसोस होता है मुझे, उसमें वो लोग शामिल होते नजर आए हैं जिन्होंने तमाम जिंदगी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए जद्दोजहद की है, और इस वक्त वो आइन के एक ड्यू प्रोसेस को, एक रिक्वायरमेंट को फ्लाउट करने के लिए बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। तो उस नजरिया ज़रूरत में जी, उस नजरिया ज़रूरत के अंदर फिर हमें सरकार के, रियासत के इदारों का शामिल होना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि आइन उनको इस तरह का कोई बहाना देने की बहाना फराहम नहीं करता। आइन उनको, उनसे रिक्वायर करता है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे। उनसे ये आइन उनको नहीं देता कि वो बहाने बनाएंगे कि हमारे अगर पास आप इजाजत दें यहाँ थोड़ा से, तो हमारे साथ बैरिस्टर असद रहीम खान साहब मौजूद हैं। उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है, कॉलम भी लिखते हैं। उनसे भी अगर ये इशू पूछे। वेलकम टू द शो असद साहब। आपने सुनी गुफ्तगू ज़ैगम खान साहब की, शायद आमिर ज़िया साहब की भी। तो सर नजरिया ज़रूरत का जैसे ज़ैगम साहब ने जिक्र किया कि आवाज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ सर इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो फंड्स उनको चाहिए इलेक्शन करने के लिए वो नहीं मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो सिक्योरिटी सिचुएशन का जिक्र करते हैं। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से भी इत्तला आ गई है कि जी हम लोग नहीं स्पेयर कर सकते। सर क्या ये जो वजूहात सामने आ रही हैं रिसोर्सेज की कमी की, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल हो, सर क्या ये वजह बन सकती है ताखीर करने की इलेक्शंस में? जी बहुत शुक्रिया आरिफा साहिबा। मेरे लिए तो ये एक प्रिविलेज होता है ज़ैगम खान साहब और आमिर ज़िया साहब की गुफ्तगू सुनना, और उसमें शायद कुछ ना कुछ वेरी मॉडेस्ट कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना। लेकिन जी बात यह है कि जब भी आपने हमारे जूरिस्प्रूडेंस के जरिए नजरिया ज़रूरत की बात की, तो उसके बाद चाहे कवानीन हो, चाहे आइन की बालादस्ती हो, चाहे हमारा जो समाज का बुनियादी फैब्रिक है उसकी बात हो, तो सिर्फ तबाही और बर्बादी देखने को मिली है। मुझे अफसोस होता है जब ये माली और सलामती वाले वजूहात इस तरह सामने आते हैं
کیا کسی نے عوامی نیشنل پارٹی سے پوچھا تھا 2008 میں کہ جی قومی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انتخابات کی تاخیر کرنی چاہیے؟ مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے، اور میرے خیال سے ہر شہری پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے اسفندیار ولی صاحب کی بات کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نہیں تھے، ہمارے چیف الیکشن کمشنر حکیم اللہ محسود تھے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ 2013 میں اور 2008 میں جو لا اینڈ آرڈر کا حال تھا یا جو بدامنی کی صورت تھی وہ اس سے کئی زیادہ بدتر تھی. لیکن آئین کا یہ کمانڈ ہے اور ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بھی اس چیز پہ پریمسڈ ہے کہ آپ کو انتخابات ہر حال میں کرانے ہیں. اور جہاں آپ نے اسمبلی کو تحلیل کیا ہے تو اس میں تو آئین بالکل واضح ہے کہ آپ کو 90 دن میں وہ انتخابات آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانے ہیں. تو سر آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں، معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ویری کوئکلی، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیفنس منسٹری نے انکار کیا ہے، فائنانس منسٹری نے پیسے نہیں دیے، پھر بھی یہ وجوہات نہیں بن سکتی کہ الیکشنز میں کو پوسٹ پون کیا جائے یا تاخیر کی جائے؟ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں اور آئین کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی روشنی میں یہ وجوہات بالکل بھی نہیں بنتے. اور مجھے ویسے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ان وجوہات کو تھوڑا سا بھی زیادہ اسیس کر دیا جائے تو شاید ان میں بھی اتنا زیادہ وزن بالکل صحیح نہ لگے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. رائٹ بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عامر ضیاء صاحب سے، زیغم خان صاحب سے اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے. عامر صاحب، obviously پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے تھوڑی سی ہمیں گزشتہ روز فلیکسیبلٹی نظر آئی. پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سب جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشنز ایک ہی دن پہ ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اکٹھے بیٹھ کے ایک تاریخ، چاہے وہ اکتوبر نہ ہو تو اپریل بھی نہ ہو، بیچ میں کہیں ہو، اس پہ اگری کر جائیں؟ اور یہ جو ساری ایک غیر یقینی بھی ہے اور یہ جو تصادم بھی ہے کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس سے کچھ ایڈریس ہو جائے گا. اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں غالباً وہ بھی لاہور کے واقعات یا معیشت کی صورتحال دیکھ کے سمجھیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ سب اگری کر جائیں کسی چیز پہ. عرفہ بڑی اچھی خواہش ہے میرے خیال میں، اور آپ ہی کے نہیں بہت سارے پاکستانیوں کی، اور آج سے نہیں مطلب عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو بیچ کی راہ نکالنی چاہیے. لیکن اب تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر جو ہے اب تک وہ طے کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور اب جتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، تلخی ہو چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا، مجھے یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ کوشش کرے گی کہ جتنا زیادہ اس چیز کو کھینچ سکے. اچھا یہاں پر میرے خیال میں اس پورے کرائسس کو ریزالو کرنے میں جو بڑا اگر کوئی کردار ہو سکتا ہے، جب تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کرتا، پھر یقیناً یہاں پہ ایک سوالی نشان اٹھے گا کہ ان کا یہ ذمہ داری ہے، آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی کردار ادا کریں نہ کریں. لیکن جب آپ کے سیاست کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جن فورمز کے اندر آپ کو فیصلے کرنے چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے نا، اے پی سی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور ہم جمہوری انداز سے چلانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ از دا سپریم، وہاں پر آپ گفتگو کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے اوپر بھی اگر یہ بات کرنا چاہ رہے تھے حکومت تو انہوں نے کہا تھا ہم اے پی سی کرائیں گے، جو وہ نہیں کرا سکے، پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا انہوں نے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بڑا ہی تو سیدھا سا راستہ ہے نا کہ آپ جو ہیں بیٹھیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم 2-3 مہینے ہم پیچھے آ جاتے ہیں، 2-3 مہینے عمران خان آگے آ جائیں اور ہم انتخابات کرا لیتے ہیں، تو یہ تو بڑا آئیڈیل چیز ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی مطلب ہے کہ اس کے امتحان اور ہیں اور بھی ہیں، اور اس میں اتنی آسانی سے چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں دونوں جو قوتیں ہیں نا، وہ سائڈ آف دا ڈیوائڈ، وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو ان کا جو ہاتھ ہو وہ ان کے سر پر ہو، اور اصل پوری جو وہ ہے نا کہ اوور طریقے سے پورا جو معاملہ ہے وہ اسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. جی زیغم صاحب، یہ جو عامر ضیاء صاحب نے ذکر کیا سر، یا ہنٹ کیا اف آئی کین سے، کہ کیا ادارے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ سیاسی جماعتیں تو آپس میں بیٹھ نہیں رہی، یا ہم یہ کہیں کہ اگر اداروں کا رول نہ ہو تو شاید سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں؟ اس میں بہت سی مشکلات ہیں عارفہ صاحبہ. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ 2016 سے 2022 تک سیاستدانوں کے مل کر کام کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ عمران خان تھے.
2018 से पहले जब वो अपोजिशन में थे तो वो हुकूमत को नहीं मानते थे, असम्बली को नहीं मानते थे, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। 2018 के बाद शहबाज शरीफ ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पहली तकरीर में और मुसलसल वो कहते रहे कि हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार हैं, मिलकर चलने को तैयार हैं। इमरान खान ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो उन्होंने बयानिया बनाया और हुकूमत को नाजायज करार दिया और असम्बली से भी बाहर चले गए, तो उस वक्त भी नामुमकिन हो गया। लेकिन 2022 के बाद से पिछले चंद माह से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हवा इस तरह की बदली है कि अब पीडीएम की हुकूमत भी ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रगड़ा लगाया जाए। इमरान खान उनसे खौफजदा है और पीडीएम जो है वो इमरान खान से खौफजदा है। और ऐसे लगता है कि पहले अगर 6 साल तब्दीली ऑपरेशन चलता रहा, तब्दीली प्रोजेक्ट चलता रहा, तो अब तब्दीली को निकालने का प्रोजेक्ट चल पड़ा है। अब जो मसला है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान बात करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। तो इमरान खान को बात करनी होगी सियासतदानों से। छोटे से बयानात आए हैं, अच्छी बात है, कम से कम बयानात की हद तक ही हुई। ये मामला सियासतदानों को आपस में बैठकर ही हल करना होगा। बदकिस्मती ये है कि वो इदारे जिनका काम होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ऐसा कोई इदारा बचा नहीं है। सदर का ओहदा एक ऐसा हो सकता था, लेकिन सदर के ओहदे पर पार्टियां जो हैं एक किसी न किसी जाले को बिठा देती हैं जिसकी कोई साख नहीं होती। अदालतें मुतनाज़ हो चुकी हैं और इस वक्त भी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के भी हवाले से देखें तो इमरान खान तो इस वक्त भी अटैक कर रहे हैं, बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। कल तो उन्होंने आर्मी चीफ का भी उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। बहुत मुश्किल सूरत हाल है और अच्छा होगा कि खुद ये लोग आपस में मिलकर बैठे। कौन इनको फैसिलिटेट कर सकता है, दरमियान में कौन हो सकता है, बहुत मुश्किल है इस वक्त ये अंदाजा लगाना। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें आमिर ज़िया साहब से, ज़ैगम खान साहब से और असद रहीम खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है। असद साहब, सर ज़ैगम साहब और आमिर साहब ने तो बिल्कुल कोई वो लग नहीं रहा उनकी गुफ्तगू से कोई भी उम्मीद है। सर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, कोई दरवाज़ा खोल सकते हैं, कोई नज़र आ रही है आपको कहीं से रोशनी, या आप भी इन दोनों के साथ इत्तेफाक ही करेंगे? नहीं जी, मैं इख्तिलाफ तो नहीं करूंगा, लेकिन साथ में उम्मीद तो यही है कि अगर आपका आइन इतना ज्यादा वाज़े है इस चीज पे, तो ये कहना कि जी हमारे कुछ फाइनेंशियल रीजंस हैं, या अगर हम ये कौमी सलामती को देखें तो और तरह के वजूहात हैं, ये कोई खास कोई बुनियाद नहीं है कि आप कहें कि जी पूरे के पूरे इंतखाबात ताखीर हों। पूरा आपका जो एक जमहूरी निज़ाम है वो इसी चीज पे प्रेमिस्ड है। अब जबकि अदालत आली और अदालत उज़्मा ने भी ये फैसले दे दिए हैं और आपके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किसी ना किसी तरह से, चलें शुक्र है, आखिरकार एक तारीख का ऐलान कर दिया है और पंजाब सूबे में भी एक तारीख का ऐलान हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से यही तवक्को रखनी चाहिए और हर आदमी को ये तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे। अच्छा सर, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर नहीं होते इंतखाबात, आमिर ज़िया साहब, ज़ैगम साहब और असद साहब, इंतखाबात नहीं होते, बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल सिनेरियो होगा। और जैसे कि अभी असद कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने डेटा दिया है 2008 में, 13 में, 18 में, ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो चीज ज्यादा खराब थी इस मुल्क में, उसके बावजूद हुए। तो मेरे ख्याल में असल सवाल तो ये कि जनाब ये जो जिन इदारों को कहा जा रहा है कि आप इंतखाबात कराने में मदद करें, वो कैसे मना कर रहे हैं? तो उसूली तौर पे तो होने चाहिए, लेकिन जैसे कि इस मुल्क की रिवायत रही कि हम सुबह सो के उठते हैं, यहाँ पे कुछ से कुछ हो जाए, तो मुझे इस चीज का अंदेशा बहुत ज्यादा है। और अभी तक मुझे कोई कहते हैं ना कि रिजॉल्व होती हुई चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी मजबूत सोच रखनी चाहिए। जी ज़ैगम साहब, सर द सेम क्वेश्चन टू यू कि अगर नहीं होते इंतखाबात, तारीखें भी आ गई, पार्टीज भी तैयार हैं, कैंडिडेट्स भी तैयार हैं, बट नहीं होते फॉर वॉट एवर रीजन, मैं समझता हूँ इससे सियासी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। और मुझे इस वक्त बहुत रिस्क है और ख़तरा महसूस होता है कि जो माशी बहरान है वो किसी पॉलिटिकल टर्माइल की शक्ल ले सकता है।
اس کا خطرہ بھی مزید بڑھ جائے گا، معیشت پر بھی اس طرح اثرات ہوں گے، اور شاید سب سے بدترین بات یہ ہوگی کہ پاکستانی جمہوریت میں ایک ایسے نئے پریسیڈنٹ کی ابتدا بنے گی جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے ایک بہت برا شگون ہوگا۔ جی اسد صاحب، سر آپ کی طرف اب یہی سوال کہ اگر نہیں ہوتے انتخابات، اس وقت تاریخیں آ چکی ہیں 2 پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کی، بٹ تاریخیں آ کے گزر جائیں۔ نہیں، اگر آپ نے ماضی کے تلخ تجربوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، آج تک جو بھی قانون کے طالب علم ہیں وہ تمیز الدین کیس کو حفظ کر چکے ہیں، اور بتاتے ہیں وہ کہ وہاں سے ہی یہ ایک تسلسل شروع ہوا تھا، ایک نصف صدی نکل گئی۔ اگر یہ انتخابات آخر ہو گئے تو 2008 کے بعد سے آپ نے جو کچھ بھی پایا تھا ایک جمہوری نظام کی بحالی کے حوالے سے، وہ سب کچھ آپ کھو بیٹھیں گے، اور ایک پھر ایک جنگل قانون کے اس کی طرف آپ بڑھ جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ایک موقع ہے، میرے خیال سے اس موقع کو اب تھام لینا چاہیے، اور انتخابات پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور پھر اس کے بعد وفاقی سطح پہ ہر حال میں ہونے چاہیے۔ اسد صاحب، جسٹ بلڈنگ آن دس، مطلب کہ کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا سپریم کورٹ یہاں ایک اگر دوبارہ وہ کوئی آرڈر آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ، بیکاز آبویسلی انہوں نے پہلی دفعہ بھی جب یہ کیس اٹھایا تھا تو کافی تنقید بھی ہوئی تھی کچھ کوارٹر سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اگر اب وہ دوبارہ اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، اگر تاریخ آ کے گزر جاتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس موڈ میں ہیں، ول دے ٹیک اپ دی ایشو اگین، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اول تو جی وہ تنقید بالکل بے بنیاد تھی کہ واحد ادارہ جو کچھ نہ کچھ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ان ہی جج صاحبان کو عام جلسوں میں ان کی اس طرح تضحیق کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارا جو اختیارات کی تقسیم کا نظام ہے اس کے لیے ایک بہت بری چیز تھی، اور یہ دس کٹس اکراس آل پارٹیز۔ تحریک انصاف نے بھی یہی کیا تھا جب غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اسمبلی کی تحلیل کی تھی، قومی اسمبلی کی پچھلے سال۔ تو اب مسلم لیگ نواز جب اسی چیز کو پرپیچویٹ کرتے ہوئے اب حاضر سروس جج صاحبان کے نام لے رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک مرحلہ ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا اگر جواب دیں، دیکھیں عدالت عظمیٰ اپنا کام کر چکی ہے ایک بار، وہ آئین کا آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انتخابات کو ہر حال میں ہونا ہے، اور قرار بھی انہوں نے کارنر سٹون دیا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کا یہ کارنر سٹون ہے کہ اس طرح کے انتخابات ہوں۔ اب آپ اپنا کام کریں، ریاستی ادارے اپنا کام کریں، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں، الیکشن کمیشن اپنا کام کرے، اور انتخابات کو اب ایکسیکیوٹ کرے۔ بار بار انہی پارلیمانی امور کو عدالتوں میں گھسیٹنا اور پھر ان فیصلوں پہ تنقید کرنا میرے خیال سے مناسبت سے ہٹ کے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین بس اتنا ہی، ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔